क्या हाल चाल है दोस्तों? अरे यार जवाब तो दो यार, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, डीट है? अरे मैं कह रहा हूं ठीक है, वो तो पूछ रहा हूं डीट है? अरे डीट है, बड़े वाले छोटे वाले? अच्छा चलिए साहब, आज हम लोग बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बुक वगैरह सब बंद कर दीजिए, इधर देखिए सब ध्यान से, रिवीजन करना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास ली जा रही है आपकी, और आपको फटाफट से सारी चीजें रिमाइंड करानी है। क्वेश्चन किस तरीके से होगा, उसे किस तरीके से डील करना है, ये सारी चीजें हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चंस में देखेंगे। आपको इस टॉपिक से कम 5 से 6 नंबर का पेपर आपको पेपर में मिलेगा। कम से कम 5 से 6 नंबर का पेपर आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से मिलेगा ही मिलेगा, हर हालत में। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल वैल्यू से। किससे होता है? सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू का मतलब, सेंट्रल का मतलब होता है बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू का मतलब यह नहीं है कि बीचों बीच की वैल्यू, दैट इज नोन टू बी मीडियन। ना 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 ना, बीच की वैल्यू का मतलब है एक वैल्यू जो कि किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर सके और जिसके आसपास क्या हो, बाकी सारी वैल्यू क्या करती हो, लाई करती हो। ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल वैल्यू कहेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई या नहीं आई? भाई अगर हम मीन कह रहे हैं, किसी भी एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी सारी वैल्यूज क्या करेंगी? उसके आसपास लाई करेंगे। मॉड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब भी बाकी सारी वैल्यू क्या करेंगे? उसके आसपास लाई करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट वाली बात हो तो बताइए। अच्छा, अब डेफिनेशन दे रखी है इसकी आपको, अ वैल्यू विच रिप्रेजेंट अ डेटा एंड ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा लाई अराउंड इट, दैट वैल्यू इज नोन एज सेंट्रल वैल्यू। हैज अ यूनिट, हर सेंट्रल वैल्यू की अपने आप में एक यूनिट होगी, माने मीन की भी यूनिट होगी, मीडियन की भी यूनिट होगी और मॉड की भी यूनिट होगी। सभी सेंट्रल वैल्यू की अपने आप में एक यूनिट होगी। अच्छा, अब सेंट्रल वैल्यू को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मॉड। तो सेंट्रल वैल्यू के पार्ट कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन को बोलते हैं अर्थमेटिक एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन को बोलते हैं ज्योमेट्रिक एवरेज, हार्मोनिक मीन को बोलते हैं हार्मोनिक एवरेज। मीडियन को बोला जाता है पोजिशनल एवरेज। क्यों? क्योंकि हम इसमें पोजीशन देखते हैं। मीडियन का मतलब मिड वैल्यू, हमें पोजीशन ढूंढनी पड़ती है कि बिल्कुल बीचों बीच में कौन सी वैल्यू है। नहीं आई बात समझ में? मॉड को बोलते हैं फ्रीक्वेंटली एवरेज, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, माने जो चीज सबसे ज्यादा टाइम्स ऑकर कर रही होगी उसे हम मॉड कहेंगे। ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन को बोला जाता है अर्थमेटिक एवरेज, माने इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। अर्थमेटिक में का मतलब क्या होता है? जहां प्लस माइनस की कैलकुलेशन होती है उसे बोलते हैं अर्थमेटिक। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा, अब एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन को। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हैज अ यूनिट। अच्छा, क्या इसे आप रेशो बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों सर? क्योंकि रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होती, जबकि अर्थमेटिक मीन क्या, सभी सेंट्रल वैल्यू के अपने आप में एक यूनिट है। तो आप इसे चाहकर भी रेशो नहीं बोल सकते। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि अर्थमेटिक मीन इज द रेशो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, पार्शियली ट्रू और पार्शियली फॉल्स। तो आप क्या कहेंगे? फॉल्स। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक मीन की यूनिट है, जबकि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है। बात समझ में आ गई या नहीं है? पार्शियली ट्रू कैसे बोलते हैं बेटा? रेशो का मतलब क्या? रेशो इज अ रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम थिंग्स। आप यहां पे कोई रिलेटिव कंपैरिजन थोड़ा ना कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? 2 चीजों को डिवाइड कर रहे हो। भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज का हो, जैसे आप पर्टिकुलर क्वांटिटी को जोड़ रहे हो तो उसका आंसर जो आएगा किलोग्राम में, सेंटीमीटर में, सेकंड में, किसी चीज में तो आएगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो काउंट किया जाता है, उसकी कोई यूनिट थोड़ी ना होती है। तो अर्थमेटिक मीन की यूनिट तो आएगी, जबकि रेशो की यूनिट नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमें?
arithmetic mean into total number of observation, that is equals to sum of all observation. That is the funda to solve any question of arithmetic mean. सिंगल फंडा है, कोई भी क्वेश्चन हो अर्थमेटिक मीन का, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है कि अर्थमेटिक मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब इन तीन में से कोई दो चीजें बताऊंगी, तीसरी की वैल्यू निकालनी होगी आपको। एक हो गया अर्थमेटिक मीन, एक हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एक हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, इसमें आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दे रखा होगा या पता करना होगा, उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन जज करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 42, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन है 56 मार्क्स, ये क्लास के बच्चों का अर्थमेटिक मीन है। तो सबसे पहले तो सम बताइए, सम कितना होगा? सम कितना होगा? n इंटू अर्थमेटिक मीन माने 42 इंटू 56, ये सम कितने बच्चों का आएगा? 42 स्टूडेंट का, हाँ है ना? अब मैंने कहा दो बच्चे एडमिट हो गए जिनके मार्क्स 42 और 53 थे, तो बताओ नया अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो हमें ये सम ऑफ 42 पता है, अब हमें क्या निकालना होगा? सम ऑफ 44 निकालना होगा, हाँ है ना? भाई दो बच्चे एडमिट हो गए तो क्या करेंगे, इसमें ये दोनों मार्क्स क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो 42 इंटू 56 प्लस 42 प्लस 53 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 44। तो क्या आ जाएगा? नया अर्थमेटिक मीन निकल आएगा, हाँ है ना? यही अगर लीव होते तो क्या करते? माइनस करते, और यहां टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाते? 40 हो जाते, हाँ है ना? नहीं है समझ में? अच्छा, अगर बाई चांस गलती हो गई, उसे सुधारना है, गलती हो गई उसे सुधारना। मान लीजिए मैंने कहा एक क्लास में 43 स्टूडेंट है, उनका अर्थमेटिक मीन है 52, ठीक है ना, 52 किलोग्राम सपोज करो, ठीक है ना। मैंने कहा कि दो, बाद में देखा हमने, पहले तो ये बताओ सम कितना होगा? सम ऑफ 43 कितना होगा? 43 इंटू 52, हाँ है ना? आफ्टर सम टाइम ये देखा गया कि दो बच्चों के जो वेट है ना वो गलत नोट कर लिए गए, एज 26 एंड 18 इंस्टीड ऑफ 62 एंड 81, ठीक है ना। तो बताओ करेक्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो ये जो सम निकल के आया कैसा है, करेक्ट या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? गलती माइनस करेंगे और सही जोड़ देंगे, हाँ है ना? तो -26 माइनस 18 प्लस 62 प्लस 81, और जो निकल के आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 43। नहीं आया समझ में? सिंपल सा फंडा। अर्थमेटिक मीन का कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया जहान का, आपका मेन मकसद होगा सम पता करना। एक बार सम पता हो जाए उसके बाद जो करना है, जैसे कर रहा है वैसे करते चले जाओ। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। यहां समीशन एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। और समीशन एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। भाई अर्थमेटिक मीन होता तो यही है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। माने समीशन एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? सम ऑफ, और समीशन एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्यों? वजह बताओगे? वजह बताओगे? समीशन एफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्यों रिप्रेजेंट करेगा? हाँ भाई, कोई ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स ऑकर हो रहा है? मानो 3 जो है वो 2 टाइम्स ऑकर हो रहा है, 3 ऑकर हो रहा है 2 टाइम्स, ये x ये f। 4 ऑकर हो रहा है 3 टाइम्स। तो मैं अगर आपसे पूछूं टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 ही तो होंगे। नहीं आया समझ में? 5 ही ऑब्जर्वेशन तो होंगे, हाँ है ना? और अगर सम करेंगे तो 3 को 2 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6, और 4 को 3 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12। इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल आएगा, हाँ, वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकल आएगा, हाँ है ना? बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होगा सर?
कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा, 3 मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम, सीधे सीधे समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन है, माने ये दोनों फॉर्मूले सेम हो जाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी 3, 8, 5 मान लीजिए। इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो हम यहां निकाल लेंगे x। x का मतलब मिड वैल्यू, इन दोनों का सम अपॉन टू 5, 15 और 25। अब इससे मतलब खत्म, ये क्या बन गई, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे यहां पे, fx, इसका सम करेंगे क्या निकल आएगा, समीशन fx, इसका सम करेंगे क्या निकल आएगा, समीशन f, दोनों को डिवाइड कर देंगे आंसर निकल आएगा। हाँ है ना, नहीं आया मालिक समझ। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरा है शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब जहां कैलकुलेशन बचानी हो, जहां कैलकुलेशन बचानी है तो हम शॉर्टकट लगाएंगे। जैसे हिंदुस्तानी में तो भाई जुगाड़ तुगाड़ के तो माहिर होते हैं। नोट कैसे गिनते हैं, 500 की गड्डी गिननी है कैसे गिनते हैं, 500, 1000, 1500 ऐसे करके। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 500 5000, यही तो करते हैं। 20 की गड्डी गिननी होगी तब भी ऐसी करते हैं। हाँ है ना, माने हम शॉर्टकट लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं, शॉर्टकट, बिल्कुल सेम वे में। मान लो आपको इसमें दूसरे क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाना है, मान लो एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज का एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है, इसका मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना। पहला तरीका तो डायरेक्ट मेथड का हो गया, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए ये कैलकुलेशन हार्ड कर देता हूं, लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया। मैंने कहा कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। अब यहां पे आपने x निकाल भी लिया, 5, 15, 25, 35 और 45। क्या कैलकुलेशन इजी बैठेगी आपके लिए, नहीं। मैंने कहा कैलकुलेटर अलाउड नहीं, अरे सर बस बात सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हिंदुस्तानी जुगाड़ तुगाड़ करना माहिर है, तो हम क्या करेंगे भाई, फ्रीक्वेंसी में तो हम चाहकर भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इस x को छोटा कर लेंगे। कैसे, इसमें से कोई भी वैल्यू माइनस कर देंगे, कुछ भी जो चाहे वो माइनस कर सकते हैं, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट हम बाद में करके दिखाएंगे। उसका एडजस्टमेंट हम बाद में करके दिखा देंगे। तो हमने यहां पे लगा लिया d इक्वल्स टू x माइनस ए। स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि हम बीचों बीच की वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आप कुछ भी माइनस कर सकते हो, मैंने क्या बोला, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे, तो हम अपने मन से माइनस करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आए बात समझ में, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि बीचों बीच की वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे नाम दे दिया a का मतलब है एज्यूम्ड मीन से। a का मतलब किससे, एज्यूम्ड मीन। तो ये हो जाएगा 5 में से 25 गया -20, -10, 0, 10, 20। नहीं आया समझ में। अब आपका x से कोई लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है, d से। तो पहले निकाल लेते fx, अब क्या निकलेगा, fd। यहां क्या निकलेगा, समीशन fd, यहां क्या निकलेगा, समीशन f। हाँ है ना, फॉर्मूला क्या बनेगा, समीशन fd अपॉन समीशन f। हाँ है ना, लेकिन बाद में याद आएगी सर वो a क्या किया था, माइनस। यहां क्या करेंगे, नहीं आया मालिक समझ में, क्लियर हो गई बात। स्टेप डेविएशन में एक और चीज है, जैसे डिवाइड बाय, ये दिख रहा है आपको 10 से और डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय i कर लिया, नहीं आई बात। और नाम दे दिए इसे क्या, d डैश। तो यहां क्या निकलेगा, fd डैश। फॉर्मूला क्या बनेगा, समीशन fd डैश अपॉन समीशन f। हाँ है ना, फिर बाद में आ जाएगा a क्या किया था, माइनस, यहां क्या करेंगे प्लस, i से क्या किया है डिवाइड, यहां क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। तो आंसर तीनों से सेम आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में, क्लियर हुई बात या नहीं जी सर।
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समीशन एक्स माइनस एक्स बार। समीशन का इसका किसका सिंबल है? ये सिग्मा नहीं, किसका? सम। सिग्मा जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। दैट इज अ सिंबल ऑफ समीशन, माने सम ऑफ ऑल थिंग्स। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना, ये हो गया सम। अच्छा बेटा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर किन्हीं दो चीजों को माइनस किया जाता है तो उसे बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? तो ये सम किसका है? डेविएशन। भैया दो चीजों को माइनस कर रहे, आवाज ही नहीं आ रहा भाई। ये सम किसका है? ये सम किसका है? डेविएशन का। किसके किसके बीच का? एक्स का मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्स बार का मतलब अर्थमेटिक मीन। अब जरा इसे बाई लैंग्वेज पढ़ो, क्या पढ़ेंगे? द सम, द सम। एक सेकेंड आराम से। द सम ऑफ डेविएशन। भाई सम किसका? ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, जरा पढ़ के देखो इसे क्या लिखा हुआ है। Algebraic sum of deviations from arithmetic mean is always equals to, नहीं आया समझ में? माने चाहे वो कोई भी सीरीज हो, उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर मिलता है पेपर के अंदर, स्टेटमेंट आती है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो। किसी भी सीरीज में अगर आप, इसका कहने का मतलब क्या, किसी भी सीरीज में चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, अगर आप उस सीरीज में उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे सीरीज का और सभी ऑब्जर्वेशन में से माइनस करेंगे और उन सबको जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? अंडा मिलेगा। जैसे हमारा होता है ना, पूरे साल मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या आता? अंडा। बात सही है नहीं? कुल मिला के है सब जीरो, अंडा ही। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? तो इसे पढ़ के बताइए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, इसे क्या पढ़ेंगे बाय लैंग्वेज? ये क्या है? सम। ये क्या है? डेविएशन का क्या? स्क्वायर। तो इसे क्या बोलेंगे? सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। सम ऑफ, भाई डेविएशन का क्या है? स्क्वायर है। डेविएशन का क्या है? तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। मिनिमम का मतलब ये काम अगर हम तीनों से करते, माने अगर मैं करता, मान लीजिए समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समीशन एक्स माइनस मीडियन का होल स्क्वायर और समीशन एक्स माइनस मॉड का होल स्क्वायर, तो इन तीनों में मिनिमम वैल्यू किसकी आती? मीन वाले की। नहीं आई बात समझ में? चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस। ये चीज हम अभी मीडियन पढ़ लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। क्लियर हो गई बात? पहली प्रॉपर्टी क्या थी? द सम ऑफ डेविएशन from arithmetic mean is always equals to, and the sum of the square deviation of from arithmetic mean is always minimum. समझ में आ गई बात या नहीं है? तीसरी बात, इफेक्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस, और स्केल का मतलब होता है इनटू और डिवाइड। लिखा हुआ है ऑल सेंटर वैल्यू विल change into same manner as change in origin and change in scale। माने मान लीजिए इधर देखिए, आप क्लास में 5 बच्चे बैठे सपोज करिए, ठीक है ना, आप पांचों की एज का अर्थमेटिक मीन निकाला, मैंने एवरेज एज निकाली, वो निकल के आई मान लीजिए 17 ईयर्स। कितनी निकल के आई? 17 ईयर्स। आज से 2 साल बाद आपका एवरेज क्या होगा? 19। यार सबकी 2-2 साल एज बढ़ जाएगी तो एवरेज भी 2 साल बढ़ जाएगा। नहीं आई बात समझ? आज से 2 साल पहले 15, माने सबकी एज 2-2 साल कम हो गई तो एवरेज भी 2 साल कम हो जाएगा। अगर आप सभी की एज को डबल कर दिया जाए तो एवरेज भी डबल हो जाएगा। अगर आप सबकी एज को आधा कर दिया जाए तो एवरेज भी आधा हो जाएगा। तो ये चीज सभी सेंट्रल वैल्यू में एप्लीकेबल है, चाहे वो मीन हो गया, चाहे वो मीडियन हो गया, चाहे वो मॉड हो गया। नहीं आई बात समझ में? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? कोई दिक्कत?
मैंने कहा इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज अल्फा, क्या बोला? अल्फा। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 देन इंक्रीज बाय 3, मैंने क्या बोला? इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 देन इंक्रीज बाय 3 देन द न्यू अर्थमेटिक मीन इज 2 अल्फा प्लस 3। नहीं आया समझ भाई? जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन चेंज होगा वैसे वैसे मीन भी चेंज होगा, हाँ है ना? कौन है? हेलो, आफ्टरनून। आफ्टरनून भाई मैंने कर रहा हूं, अब देखी जाएगी, जो हुआ सो होगा। वो वाली आपने एक मॉनिटर बंद कर दिया ना? जी सरकार कर दिया मैंने, ठीक। बोलिए। हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं आई? अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ x इक्वल्स टू 3 देन फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 5। क्या करेंगे? क्या करेंगे? सीधे सीधे x लिएगा, क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे, तो जो आंसर निकल के आएगा वो न्यू अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, हाँ है ना? कितना आएगा? वर्बली बोलो। 3 2 जा 6, तो 3 9 अपॉन 5, आंसर खत्म। नहीं आया समझ में? मैंने अच्छा मैंने कहा इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज 2 and 2x minus 3y is equals to 5 then what is the arithmetic mean of y? क्या करें? सीधे सीधे x की जगह क्या लगा दें? 2, तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ y होगा, हाँ है ना? तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का 5 माइनस 4 1 बचा, माइनस से वो माइनस का 1 अपॉन 3। अरे ठीक है, नहीं आया समझ में? सीधे सीधे वर्बली कैलकुलेशन करनी है आपको, कोई दिक्कत वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात, ठीक। हाँ जी साहब, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? द algebraic sum of deviation from arithmetic mean is always equals to 0 and the sum of the square deviation from arithmetic mean is always minimum। अच्छा, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस, स्केल का मतलब इनटू डिवाइड, ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब अर्थमेटिक मीन कौन कौन सी भाई देखिए, आइडियल होने के लिए बेसिकली 6 कंडीशन होती है। कोई सेंट्रल वैल्यू आइडियल है या नहीं है, इसके लिए 6 कंडीशन होती है कि वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है ना? और उसके अंदर कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और उस पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कम से कम फर्क पड़ना चाहिए। ये जब आप फुल लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब अर्थमेटिक मीन की बात करें तो ये प्रॉपरली डिफाइंड है या नहीं है? बिल्कुल है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्या हो गया बेटा? बताओ 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 बताओ। कोई डाउट हो तो बिंदास होकर पूछना, ठीक है बेटा? हाँ, प्रॉपरली डिफाइंड है अर्थमेटिक मीन, हाँ है ना? इजी टू कैलकुलेट है, डिस्क्रिप्टिव है, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है या नहीं है? भाई क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्व, माने सभी पे बेस्ड है, और जो चीज सब पे बेस्ड होगी उसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी ही होंगी। तो इसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी, हाँ है ना? लेकिन ये लास्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसमें होता है लीस्ट इफेक्ट, लेकिन ये क्या शो करता है? ग्रेटेस्ट इफेक्ट। अर्थमेटिक मीन शोज ग्रेटेस्ट इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जर्वेशन बाहर से आ गया तो एवरेज चेंज होगा या नहीं होगा? यहां से कोई चला गया तो एवरेज चेंज होगा, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा फर्क आता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। अलग अलग सैंपल पे मीन क्या आता है? अलग अलग आता, और आता भी है। आप अगर मान लो या 10 बच्चे बैठे हो या 100 बच्चे बैठे हो या 200 बच्चे बैठे हो, तो भाई 10 का मीन अलग होगा, 100 का अलग होगा और 200 का अलग होगा। नहीं आई बात समझ? क्लियर हो गई बात?
अर्थमेटिक मीन क्या करता है, 6 में से 5 कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए इसे बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन हैव नॉट सेम इंपॉर्टेंस, अगर सभी ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस सेम नहीं है, अनइक्वल इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी तो आपके सीए फाउंडेशन में सारे ऑब्जर्वेशन, सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, सेम, क्योंकि सभी 100-100 नंबर के। नहीं आई बात समझ? लेकिन जैसे पहले क्या होता था, सीपीटी में अकाउंट 60 नंबर का, लॉ 40 नंबर का, इको और मैथ्स 50-50 नंबर के होते थे। तो उस कंडीशन में क्या होता था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती थी, अकाउंट्स की, क्योंकि वेटेज सबसे ज्यादा उसी की है। उसके बाद इको एंड मैथ्स, और सबसे लास्ट में लॉ। वेटेज के ब्याज पे काम होता था। नहीं आई बात समझ में? तो अगर इंपॉर्टेंस सेम नहीं है तो उस कंडीशन में सिंपल अर्थमेटिक मीन नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्या निकलेगा? और वेटेड अर्थमेटिक मीन में जो मतलब एक्स दे रखा होगा और डब्ल्यू दे रखा होगा। डब्ल्यू कौन सा वाला डब्ल्यू, वो जो धमाल पिक्चर में नहीं था ना, बड़े डब्ल्यू के नीचे, ठीक है ना, वो डब्ल्यू के नीचे पैसा छुपा हुआ है, वही वाला डब्ल्यू है। डब्ल्यू माने वेटेज। तो यहां पे आपको एक्स गिवन होगा और डब्ल्यू गिवन होगा। डब्ल्यू का मतलब वेटेज। तो आप डब्ल्यू को डब्ल्यू मत मानिए, एज अ फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, शो मत करिएगा। अब आपको एक्स गिवन है, एफ गिवन है, तो क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, हाँ है ना। तो यहां क्या निकलेगा, डब्ल्यू एक्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सबमिशन डब्ल्यू एक्स अपॉन सबमिशन डब्ल्यू, हाँ है ना। नहीं आया बालिक समझ? अर्थमेटिक मीन क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। समझ में आ गया ना? तो मीन के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या निकालेंगे हमेशा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो इंडिविजुअल सीरीज का, माने जहां पे क्वेश्चन प्रॉब्लम सम की फॉर्म में दे रखा हो। जैसे एक आध क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं आपसे। मान लीजिए मैंने कहा एक क्लास में 15 बच्चे, इनका अर्थमेटिक मीन ये निकल के आया 14 इयर्स, ठीक है ना। अब आफ्टर इंक्लूडिंग अ टीचर, अर्थमेटिक मीन इंक्रीजेस बाय 1 ईयर, ठीक है ना। देन फाइंड एज ऑफ टीचर, उस टीचर की एज बतानी है आपको। अब यहां पे आ जाओ, आपको एन पता है, अर्थमेटिक मीन पता है, हाँ या ना। पहले तो सम बताएंगे, सम ऑफ 15 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 14, 15 चौका 60, 210। अरे मालिक ठीक है, समझ में आ गया। अब जब टीचर को इंक्लूड कर लिया तो अर्थमेटिक मीन किससे इंक्रीज कर गया, 1 ईयर, माने अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 16। और अर्थमेटिक मीन कितना हो गया, 15। नहीं आया समझ? तो अब सम कितना होगा, सम ऑफ 16 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 15, 240, ठीक है ना। नहीं आए बात समझ में? अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, उस टीचर की एज होगी। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत? करने का तरीका समझ में आया? अर्थमेटिक मीन का कोई भी क्वेश्चन हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गई बात। अच्छा, एक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन भी होता है। मान लीजिए एक क्लास में बॉयज हैं, n1 बॉयज है, n2 गर्ल्स है, इनका अर्थमेटिक मीन x⁻1, इनका अर्थमेटिक मीन x⁻2, इन दोनों को कंबाइन कर लिया गया। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो हम पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ बॉयज। आवाज नहीं आ रही है, हम पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ बॉयज, फिर क्या निकालेंगे, सम ऑफ गर्ल्स। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे तो टोटल अर्थमेटिक मीन निकल आएगा, हाँ है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, n1 x⁻1 प्लस n2 x⁻2 अपॉन में क्या आएगा, n1 प्लस n2। ये क्या कहलाएगा, कंबाइंड और पूल्ड अर्थमेटिक मीन या ग्रुप्ड अर्थमेटिक मीन। बात समझ में आ गई? अच्छा, अर्थमेटिक मीन पे ओरिजिनल स्केल का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अच्छा, अर्थमेटिक मीन सभी पे बेस्ड होता है, हाँ है ना। तो उसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल।
अच्छा, अर्थमेटिक मीन लीस्ट इफेक्ट शो करेगा या ग्रेटेस्ट इफेक्ट शो करेगा? ग्रेटेस्ट इफेक्ट शो करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। और अगर सभी ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस सेम नहीं है तो क्या करेंगे? वेटेड अर्थमेटिक मीन का यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? अर्थमेटिक मीन खत्म हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन का मतलब क्या है? पोजिशनल एवरेज से। किससे? हाँ, अब जैसे मान लीजिए हमें मीडियन की बात करें, ये एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट पता करना है, कहां होगा? बिल्कुल बीचों बीच में। माने हम क्या देख रहे हैं? पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है ना? क्या देख रहे हैं? पोजीशन। तो एक वैल्यू जो कि किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या करे? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे। When the set of observation are arranged in ascending order or descending order. सर अरेंज करना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर आप इसकी बात करें तो इसका मिड पॉइंट बता सकते हैं, इसकी बात करें इसका मिड पॉइंट भी बता सकते हैं, लेकिन जिगजैग ऑर्डर का मिड पॉइंट नहीं बता सकते। नहीं आई बात समझ में? तो अरेंजमेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड। अरेंजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करिए चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में करिए। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है ना? अब मीडियन के अंदर फिर वही तीन सीरीज होती है। कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ गई? पहले तो मीडियन की डेफिनेशन क्या होगी? अ वैल्यू विच डिवाइड द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स और इनटू टू इक्वल हाफ्स when the set of observation are arranged in increasing order or decreasing order, that value is known as median। वो वैल्यू क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। इट हैज अ यूनिट। और मीडियन को हम क्या बोलते हैं? पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। माने 50% ऑब्जर्वेशन पहले लाई करेंगे, 50% ऑब्जर्वेशन बाद में लाई करेंगे। जैसे अब मैं कहूं 2, 3, 7, 11 और 15, मान लीजिए ये है, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मैं आपसे जो है इसकी मिड वैल्यू पूछूं तो आप पहले क्या करेंगे? इसे अरेंज करेंगे। हालांकि ये अरेंज दे रखा है आपको। अब मिड वैल्यू पता करनी है बीचों बीच की, तो एक इधर से कम, एक इधर से कम, एक इधर से कम, एक इधर से कम, तो बीचों बीच की वैल्यू कौन सी आ गई? 7। माने मीडियन क्या कहलाएगा? 7। ये तो 5 ऑब्जर्वेशन है, चलो काटा पीटी कर ली, एक इधर से, एक उधर से, एक इधर से, एक उधर से। लेकिन अगर ये 20-25 होंगे तो बैठ के थोड़ा ना करेंगे। तो उस कंडीशन में मीडियन इक्वल टू क्या होगा? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। आपने पढ़ा होगा इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग, वो झंझट खत्म हो चुका है। अब चाहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो चाहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, तो उस कंडीशन में मीडियन इक्वल टू क्या होगा? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। हियर n+1/2 इज नॉट मीडियन, n+1/2th पोजीशन पे जो आएगा वो मीडियन कहलाएगा। तो n+1/2 क्या है यहां पे? रैंक ऑफ मीडियन। बात समझ में आ गई? तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए, दोनों के लिए n+1/2 का चलेगा, जबकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या चलेगा? n/2। क्या चलेगा? n/2th ऑब्जर्वेशन। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? अब एक बात क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि मीडियन के क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है। मान लीजिए मैंने एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया 3, 8, 5, 6, 2, 9, 4, 7, 3, 1, 6, 2, 3, 7, 5। मान लीजिए एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला काम क्या होगा? इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? अरेंज।
हाँ जी, ये अरेंज कर दिया हमने। एक और लिख लेते हैं 11, ये अरेंज कर दिया, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों इक्वल है। यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 16, ठीक है ना। अब मीडियन क्या होगा? मीडियन क्या होगा? 16 प्लस 1 कितना हुआ? 17 अपॉन 2 कितना हुआ? तो 8.5 पोजीशन। देखिए अगर 8 पोजीशन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 9th पोजीशन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब 8.5 पोजीशन की बात हो रही है। तो बेटा जी रोटी खाते हो कितनी? 2, कभी कभी 2.5। 2.5 रोटी का मतलब क्या है? 2.5 रोटी का मतलब क्या है? 2 रोटी तो पूरी, सही है ना। और आधी किसके किसके बीच की? थर्ड और सेकंड के बीच की। नहीं आया समझ में? तभी तो 2.5 कहलाएगी। नहीं आए बात समझ में? बिल्कुल सेम वे में 8.5 ऑब्जर्वेशन का मतलब 8th ऑब्जर्वेशन तो पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा है? 5 प्लस 0.5 अगले दोनों का डिफरेंस। नहीं आए बात समझ में? इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 0। तो 0.5 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 5। नहीं आया मालिक समझ में? क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? अब चाहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों सीरीज के लिए आपका निकल जाएगा। हाँ है ना? कोई डाउट? अच्छा, अब अगर बाई चांस मैं बात करूं डिस्क्रीट सीरीज की, क्वेश्चन में आपको सारे करा रहा हूं। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ गिवन होगा आपको 3 4 5 6 7 2 8 11 3 2, ये सीरीज रखी है। इस सीरीज का आपको मीडियन निकालना है, ठीक है ना। इस सीरीज का क्या निकालना है? मीडियन। तो पहले हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करना पड़ेगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ है ना? तो 2 और 8 10 और 11 21 और 3 24 तो 26 हो गया, 26। नहीं आया है समझ में? अब मीडियन क्या होगा? 26 प्लस 1 आएगा ही आएगा, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों में +1 आएगा। तो 26 प्लस 1 कितना हुआ? 27 अपॉन 2 कितना हुआ? 13.5। माने मीडियन इज इक्वल टू 13.5 ऑब्जर्वेशन। हाँ है ना? इसको पता करने के लिए हम क्या निकालेंगे? CF। CF माने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF माने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हुए चलेंगे। 2 10 21 24 और 26। अब 13.5 इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, माने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 3, सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 4, फोर्थ भी क्या होगा? 4, फिफ्थ भी क्या होगा? 4, से लेके कहां तक? 10 तक के सारे ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? 4। नहीं आए बात समझ में? फिर 11th ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 5, 12th क्या होगा? 5, से लेके 21st तक के सारे ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? 5। नहीं आया मालिक समझ में? तो अगर मैं आपसे 13.5 ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि 14 भी 5 है। हाँ है ना? ये 5 आंसर आ गया। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 दे रखा है, और 40 to 50 भी दे रखा है। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 3, 18, 29, 6 और 4, ये दे रखी है, ठीक है ना। आपसे मीडियन पूछा है। अब मीडियन निकालने के लिए फिर वही n अब +1 हट जाएगा, तो n/2 ऑब्जर्वेशन। तो n निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा। 3 18 21 60 70, n इक्वल्स टू 70, ठीक है ना। अब मीडियन क्या होगा? 70/2 का मतलब कितना हो गया? 35th ऑब्जर्वेशन। 35th ऑब्जर्वेशन कहां लाई करेगा? इसके लिए क्या निकालेंगे? CF निकालेंगे। मजबूरी है हमारी। आवाज ही नहीं आ रही है भाई, हमारी मजबूरी, हम ऐसे तो पता कर ही नहीं पाएंगे। हाँ है ना? तो 3, 21, 60, 66 और 70। अब 35th ऑब्जर्वेशन, मीडियन इक्वल्स टू क्या आया था? 35th ऑब्जर्वेशन कहां लाई करेगा? इस वाली क्लास में लाई करेगा। नहीं आया समझ में? तो इस क्लास को क्या नाम देंगे? मीडियन क्लास। क्या नाम देंगे? अब मीडियन क्लास के लिए, फॉर मीडियन क्लास, अच्छा ये 50 है।
ये 56 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 30 है, तब भी यही लाई करेगा। ठीक, गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान। हाँ, फॉर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के लिए लोअर लिमिट कितनी हो गई 20, इंटरवल कितना हो गया 10 का, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 29, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे इससे पहले वाले क्लास की ऑलवेज कितनी हो गई 21, और n कितना है हमारा 60। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला रखा है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। बात समझ में आ गई या नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन की। पहली प्रॉपर्टी, हाँ जी, क्या पढ़ेंगे? ये क्या है? सम। ये क्या है? डेविएशन, लेकिन मॉड लगा हुआ है। मॉड का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट डेविएशन। माने अगर नेगेटिव भी है तब भी क्या कर देंगे? तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज क्या आएगा? मिनिमम। बात समझ में आ गई या नहीं है? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? मतलब अगर यही काम हम तीनों से करते, माने सबमिशन मॉडुलस में x माइनस अर्थमेटिक मीन करते, सबमिशन मॉडुलस में x माइनस मीडियन करते, और सबमिशन मॉडुलस में x माइनस मॉड करते, तो इन तीनों में मिनिमम वैल्यू किसकी आएगी? मीडियन वाले की आएगी। बात समझ में आ गई या नहीं है? क्लियर हो गई बात? यहां मॉडुलस लगा हुआ है, मीन वाले में मॉडुलस नहीं लगा हुआ था। अरे मालिक ठीक है, हाँ, मीडियन को क्या बोला जाता है? पोजिशनल एवरेज। इसमें ओरिजिनल स्केल दोनों का फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ गई या नहीं है? अच्छा, मीडियन प्रॉपरली डिफाइन है, इजी टू कैलकुलेट है, डिस्क्रिप्टिव है। क्या सभी पे बेस्ड है? नहीं है सर, क्योंकि हम तो बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू को देखते हैं, ना हमें इससे पहले से मतलब, ना उसके बाद से मतलब। नहीं आई बात समझ में? तो क्या इसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होंगी? नहीं है सर, इसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं है। अच्छा, क्या इसमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? हैज नो इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। इसी वजह से मीडियन जो है वो बेस्ट सेंट्रल वैल्यू है फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। वैसे बेस्ट कौन है? अर्थमेटिक मीन। लेकिन ओपन एंड के लिए कौन बेस्ट है? ओपन एंड डिस्पर्सन नहीं है, मीडियन वो होगा सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ, ये फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड का मतलब क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और यहां लिख दिया 30 अबव, तो इसका एंड क्या हो गया? ओपन। 30 अबव का मतलब क्या होगा? 300 भी आएगा, 3000 भी आएगा, 3 करोड़ भी आएगा। लेकिन मीडियन कहां होगा? बीच में होगा। तो एंड चाहे ओपन हो या ना हो, मीडियन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि मीडियन तो बीचों बीच में लाई करेगा। हाँ है ना? समझ में आ गई बात? अच्छा, मीडियन को एक ग्राफ से पता कर सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ओजाइव। ठीक है ना भाई? ओजाइव कैसे बनेगा? ओजाइव बनेगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे। दोनों ओजाइव एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगे? मीडियन कॉमा n/2। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद इसी में मीडियन में है पार्टीशन वैल्यूज और फ्रैक्टाइल्स। पार्टीशन वैल्यूज माने जो किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या करे? कुछ पार्ट्स में डिवाइड करे। जैसे मीडियन क्या करता है? किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल्स किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। डेसाइल किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और परसेंटाइल किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मीडियन का हर एक पार्ट 50% के बराबर, क्वार्टाइल का हर एक पार्ट 25% के बराबर, डेसाइल का हर एक पार्ट 10% के बराबर, और परसेंटाइल का हर एक पार्ट 1% के बराबर। नहीं आई बात समझ? अब क्वार्टाइल्स की बात करें तो 3 क्वार्टाइल है भाई। अगर मैं बात करूं, ये एक सर्कल ले लिया, इसके 4 क्वार्टर कर दिए। पहला पार्ट 25%, दूसरा 25, तीसरा 25, चौथा 25। पहला पार्ट लिया, माने 25% ऑब्जर्वेशन पहले और 75% ऑब्जर्वेशन बाद में। फिर 2 पार्ट लिए, 50% पहले, 50% बाद में। फिर 3 पार्ट लिए, तो 75% पहले, 25% बाद में। क्या चौथा पार्ट पता करेंगे? नहीं भाई, 4 तो क्या होगा? लास्ट वाली वैल्यू होगी, 100% पहले, 0% बाद में। नहीं आई बात समझ में?
तो क्वार्टाइल किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? 4। लेकिन क्वार्टाइल होते कितने हैं? 3। पहला कहलाएगा लोअर, फिर मिडिल और फिर अपर। नहीं आया समझ? या कह सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नहीं आया बात समझ में? क्लियर हो गई बात? अब अगर मुझे Q1 का फॉर्मूला निकालना है तो Q1 का फॉर्मूला क्या? 25%। 25% का मतलब कितना होगा? 25/100। कितना आ गया? 1/4, माने n+1/4 ऑब्जर्वेशन। नहीं आया समझ में? Q2 का फॉर्मूला क्या होगा? 50%। 50% का मतलब 50/100 माने 1/2, माने n+1/2th ऑब्जर्वेशन। नहीं आए बात समझ में? Q3 का फॉर्मूला क्या होगा? 75% माने 3/4, माने 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन। नहीं आई बात समझ में? अरे मालिक ठीक है। अच्छा, डेसाइल की बात करें तो डेसाइल किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा? 10। हर एक पार्ट कितने परसेंट के बराबर होगा? 10%। लेकिन डेसाइल होंगे कितने? 9, क्योंकि लास्ट वाला नॉन होगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? ये देखिए 9 डेसाइल दे रखे। हर एक पार्ट भाई D1 में 10% पहले, 90% बाद में, D2 में 20% पहले, 80% बाद में, D3 में 30% पहले, 70% बाद में, D4 में 40% पहले, 60% बाद में, D5 में 50% पहले, 50% बाद में। बात समझ में आ गई या नहीं है? तो अगर मुझे जैसे डेसाइल फर्स्ट की बात करूं तो 10% का मतलब हो गया 10/100। 10/100। तो D1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये हो जाएगा n+1/10th ऑब्जर्वेशन। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? इसका क्या हो जाएगा? 2n+1/10th ऑब्जर्वेशन। हाँ या ना? इसका क्या हो जाएगा? 3n+1/10th ऑब्जर्वेशन। हाँ या ना? कोई रटने की जरूरत तो नहीं है। नहीं आया समझ में? पक्की बात है। परसेंटाइल की बात करें, परसेंटाइल क्या करेगा? किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा? 100। परसेंटाइल होंगे कितने? 99। लास्ट वाला फिर नॉन होगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? अच्छा, जितनी भी पार्टीशन वैल्यूज है इन सभी को पता कर सकते हैं किससे? ओजाइव से, क्योंकि मीडियन भी पता किया जा सकता है, बाकी सारी पार्टीशन वैल्यूज भी ओजाइव के थ्रू पता की जा सकती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं P10 की तो P10 किसके बराबर होगा? D1 के बराबर होगा। P10 किसके बराबर होगा? P20 किसके बराबर होगा? भाई P10 का मतलब 10% पहले 90% बाद में, और D1 का मतलब भी 10% पहले 90% बाद में। P20 का मतलब क्या होगा? 20% पहले 80% बाद में, और D2 का मतलब क्या होगा? 20% पहले 80% बाद में। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? तो ये सिर्फ समझ में आ गए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा, P25 किसके बराबर होगा? Q1। P50 किसके बराबर होगा? Q2। और P75 किसके बराबर होगा? Q3। अच्छा, P50 बराबर D5 बराबर Q2 बराबर मीडियन होगा या नहीं होगा? सबका मतलब एक ही है। अरे मालिक ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं P73 और Q1 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन लाई करेंगे? Q1 का मतलब कितना हुआ? 25%। P73 का मतलब कितना हुआ? 73%। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 48%। नहीं आया समझ में? तो 48% किसका? n+1 का या n का? आवाज नहीं आ रही है। 48% किसका? n+1 का या n का? हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 48n/100 या 48n+1/100। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? कोई रटने वाली बात हो तो बताइए। समझ में आ गया ना? तो ये आपका मीडियन भी खत्म हो गया। अच्छा, कॉन्टिन्यूस वाला फॉर्मूला आ गया, ये लो। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो दोस्तों बेटा इसको बंद कर देना बच्चे। तो दोस्तों अब बात करते हैं मॉड की। मीन हो गया, मीडियन हो गया, अब बात करेंगे मॉड की। मॉड की अगर हम बात करें तो मॉड को बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंटली एवरेज। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंटली एवरेज।
मॉड किसे कहेंगे? मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू को मॉड कहेंगे। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार ऑकर हो रही होगी उसे मॉड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर मैं बात करूं, मैंने कहा आपसे जैसे 2 3 3 3 3 5 2 2 6, इसमें मॉड पूछूं आपसे तो सबसे ज्यादा ऑकरिंग वैल्यू क्या है? 3। तो यहां मॉड क्या होगा? 3 होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है ना? मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अच्छा, अब इन मैनी अ केस देयर शुड मोर देन वन मॉड। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे एक से ज्यादा मॉड आता है, जहां पे एक से ज्यादा मॉड आता है। कैसे? जैसे मैंने कहा 2 2 2 3 3 3 4 5 और 6, यहां पे मॉड क्या हो गया भाई? दो वैल्यूज हो गई 2 एंड 3। टू और 3 क्या हो गई? दो वैल्यूज क्या हो गई? मॉड हो गई, क्योंकि यहां पे 2 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 भी 3 टाइम्स ऑकर हो रहा है, तो यहां पे दो मॉड हो गए। देखो मॉड ही एक लॉकी सेंट्रल वैल्यू है जो एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा हो सकती है। अर्थमेटिक मीन हर केस में एक ही निकल के आ रहा था, मीडियन हर केस में एक ही मीडियन निकल के आ रहा था, लेकिन मॉड कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पे एक से ज्यादा मॉड आ सकते हैं, इसको बोलते हैं केस ऑफ मल्टी मॉडल। अगर दो मॉड आए तो बाय मॉडल, 3 मॉड आए तो ट्राई मॉडल, 4 मॉड आए तो टेट्रा मॉडल या मल्टी मॉडल। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है ना? तो मॉड इज ओनली द सेंट्रल वैल्यू विच इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। यूनिकली का मतलब कोई जरूरी नहीं हमेशा एक ही मॉड निकल के आए, एक से ज्यादा मॉड भी आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर मैं मान लो यहां पे लिख दूं 4 4 5 5 और 6 और 6, अब इस कंडीशन में मॉड क्या हो जाएगी? 2 3 4 5 6? नहीं, मॉड कांट डिफाइन। सर क्यों? क्योंकि सभी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम हो गई। भाई अगर मैं कहूं 1 3 5 8, इसमें मॉड बताओ क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सभी ऑब्जर्वेशन क्या है? इक्वल टाइम्स ऑकर कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? तो जब सभी ऑब्जर्वेशन की ऑकरेंस सेम होगी तो उस कंडीशन में मॉड को डिफाइन कर ही नहीं सकते आप। इससे पहले वाले केस में अगर ये नहीं लिखा था तो क्या था? यहां पे दो मॉड थे, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? इनकी ऑकरेंस क्या थी? बाकी के मुकाबले में ज्यादा थी। तो दो मॉड तो हो सकते हैं, 3 मॉड भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सभी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी, ऑकरेंस सेम होगी, तो उस कंडीशन में मॉड को डिफाइन नहीं कर सकते। लिखा हुआ है इन मैनी अ केस देयर इज नो मॉड। कब? ऑल ऑब्जर्वेशन हैव सेम ऑकरेंस। बात समझ में आ गई? अब एक से ज्यादा मॉड होंगे तो उसे कहेंगे केस ऑफ मल्टी मॉडल, बाय मॉडल या ट्राई मॉडल। बात समझ में आ गई या नहीं है? अगर एक मॉड होगा तो उसे कहेंगे यूनी मॉडल का केस, केस ऑफ यूनी मॉडल। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब डिस्क्रीट सीरीज में तो कुछ नहीं है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें। मान लीजिए आपको क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 8, 15, 10, 6, ये है। अब इसमें मॉड पता करना है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 15। माने ये क्लास क्या कहलाएगी आपकी? मॉडल क्लास। ये क्लास क्या कहलाएगी आपकी? मॉडल क्लास। माने मॉड की वैल्यू 20 to 30 के बीच में लाई करेगी। इसे नाम दे दिया हमने F1। इससे पहले वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? F0, और उसके बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? F2। और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी हो गई? 20। माने मॉड की वैल्यू 20 या 20 से बड़ी लेकिन 30 से छोटी होगी। इंटरवल कितना हो गया? 10। F1 हो गया 15, F0 हो गया 8, F2 हो गया 10। अब मॉड इक्वल्स टू क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में I। बात समझ में आ गई? ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। भाई देखो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकती, ये वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? इसका डबल करके इन दोनों को माइनस कर देते हैं। देखो नहीं आई बात समझ में?
क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर मैं लेट करूं f1 माइनस f0 को d1 मान लूं और f1 माइनस f2 को d2 मान लूं, ठीक है ना, तो मॉड इक्वल्स टू क्या होगा, L प्लस ये क्या हो जाएगा d1 इंटू आई अपॉन इस 2f1 को तोड़ लेंगे f1 प्लस f1 में, हाँ या ना, तो d1 प्लस d2। नहीं आया समझ में? व्हाट इज d1? d1 इज द डेविएशन, d1 इज द बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास टू द प्रीवियस क्लास। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? f0 क्या है? फ्रीक्वेंसी किसकी है? मॉडल क्लास के प्रीवियस क्लास की है। और f2 क्या है? फ्रीक्वेंसी किसकी है? मॉडल क्लास के नेक्स्ट क्लास वाली है। नहीं आई बात समझ में? तो अब जरा देखिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मॉड इक्वल्स टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू y। L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, f1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, f2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास किसकी? मॉडल क्लास की। I का मतलब इंटरवल से। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, इसके बाद मॉड कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। जैसे मीडियन को किस ग्राफ से निकाल सकते हैं? ओजाइव से। मॉड किससे निकलेगा? हिस्टोग्राम। इसमें हिस्टोग्राम जैसे ये बन गया, मान लीजिए ये हिस्टोग्राम बना लिया, ठीक है ना, ये हिस्टोग्राम बना। तो सबसे बड़ा जो बार है उसके इन दोनों एज को मिलाएंगे, इन दोनों एज को मिलाएंगे, और ये जहां इंटरसेक्ट करेगा उससे सीधी लाइन खींचे तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? मॉड। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, अब रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। मेन इसे इंपेरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसे? इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉड इक्वल्स टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड इक्वल्स टू क्या होगा? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब अगर मैं बोथ साइड माइनस मीन कर दूं तो क्या आएगा? मॉड माइनस मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। माइनस मीन कितना हो गया? -3 मीन हो गया, हाँ या ना? 3 कॉमन आ जाएगा, हाँ या ना? और माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा मीन माइनस मॉड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। नहीं आया मालिक समझ? और अगर मैंने बोथ साइड, अगर मैंने बोथ साइड मीडियन माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा। तो बेसिकली फंडा इस रिलेशनशिप का है। मॉड इक्वल्स टू क्या होगा? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 में से कोई 2 वैल्यू पता है, तीसरे की वैल्यू पता लग जाएगी, हाँ या ना? अच्छा, मॉड इज द मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। बेस्ट कौन है? अर्थमेटिक मीन। ओपन एंड के लिए कौन बेस्ट है? मीडियन। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? मॉड। बात समझ में आ गई? सबसे ज्यादा यूजेबल कौन है? मॉड। आप सबसे देखो ना, ज्यादातर केस की बात करते हो ना, वही तो आप एवरेज बताते हो। नहीं आई बात समझ? जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो गया तो आप किसके एवरेज किससे बताते हो? जो चीज सबसे ज्यादा बार ऑकर होती है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब हम बात करते हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। किसके बारे में? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को बोला जाता है दोस्तों ज्योमेट्रिक एवरेज। क्या बोला जाता है? हाँ, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का nth रूट। अगर 1/2 होगा तो स्क्वायर रूट, 1/3 होगा तो क्यूब रूट, 1/4 होगा तो 4th रूट, 1/5 होगा तो 5th रूट, ऐसी 1/n हुआ तो क्या कहलाएगा? nth रूट। तो ज्योमेट्रिक मीन इज, सही है ना? ये किसका सिंबल है? इसका। ज्योमेट्रिक मीन इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब जैसे 2, 3 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। 2, 3 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या होगा? इन तीनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 इंटू 5। कितने ऑब्जर्वेशन है?
16 पावर 1/3। नहीं आया समझ में? अभी अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे। अगर 6, 8, 7 और 0 की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन में कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो ज्योमेट्रिक मीन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अच्छा चलो ये कर लेते हैं 8, ये कर लिया -6। अब ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट हो पाएगा? अब भी नहीं हो सकता, मत, क्योंकि एक नेगेटिव हो गया। ज्योमेट्रिक मीन तभी कैलकुलेट होगा जब सभी ऑब्जर्वेशन के साइन क्या होंगे? सेम सेम सेम। अगर सारे नेगेटिव हुए तो ज्योमेट्रिक मीन भी नेगेटिव आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई देखो ना, अगर मान लो 6 रुपए का लॉस, 8 रुपए का लॉस, 7 रुपए का लॉस, 8 रुपए का लॉस, तो ऑन एन एवरेज क्या होगा? लॉस ही तो होगा, प्रॉफिट थोड़ा हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अगर सारे ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन भी नेगेटिव आएगा, सारे ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव की कंडीशन में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया ही नहीं जाता। और ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन में कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई या नहीं है? तो लिखा हुआ है ऑल ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ऑफ सेम साइन, सभी ऑब्जर्वेशन सेम साइन की होनी चाहिए। एंड नो ऑब्जर्वेशन कैन बी 0, कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब जो पावर की बात चल रही थी, किसी की पावर कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो, कैसी भी हो, उसके लिए स्टेप लिख दिया मैंने। जैसे मान लीजिए मुझे 30 की पावर 1/3 निकालना है ना, तो क्या करेंगे? टाइप ए का मतलब 30 टाइप करेंगे कैलकुलेटर पे, फिर रूट के बटन को दबाएंगे 12 टाइम्स। कैलकुलेटर है आपके पास, रूट के बटन को 12 टाइम्स दबाएंगे। करिए, करना शुरू करिए। 30 टाइप करिए, उसके बाद रूट के बटन को 12 टाइम्स दबाइए। फिर उसके बाद क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 1। फिर उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय द गिवन पावर। पावर कितनी है इसकी? 1/3, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 3, इंटू 1 डिवाइड बाय 3। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या करना है? ऐड 1 प्लस 1 करिए। इसके बाद क्या करना है? इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल दबाना है 12 बार। इंटू फिर इक्वल 1, इंटू फिर इक्वल 2, फिर इंटू फिर इक्वल 3, इंटू फिर इक्वल 4, इस टाइप से 12 बार। ये आंसर आ गया आपका। मैं बता तो रहा हूं, ये आपका हो गया कैलकुलेशन। क्लियर हो गई बात? दूसरा तरीका यह है कि अर्थमेटिक मीन के सॉल्व करने के, किसी भी हो ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल फंडा क्या है? अगर मैं इस पावर को इक्वल के साइड में ले जाऊं तो पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगी, हाँ या ना? तो ज्योमेट्रिक मीन की होल पावर n इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। माने आप अगर 3.108 को कितने ऑब्जर्वेशन थे? 3, तो कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। माने इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए भाई, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑप्शन में कर लिया, तो जो जिसका प्रोडक्ट, जिसकी पावर 30 के नियर अबाउट आ रही होगी वही आंसर होगा। नहीं आई बात समझ में? दोनों आपको देखिए, आपको दोनों तरीके बताए, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी आती है और आपको ऑप्शन से भी आता है, इसलिए मैंने दोनों तरीके समझा है। ठीक है सर, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना पक्की बात? अच्छा, अब मान लीजिए 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक में n1 ऑब्जर्वेशन है, एक में n2 ऑब्जर्वेशन। एक का ज्योमेट्रिक मीन g1, दूसरे का ज्योमेट्रिक मीन g2। इन दोनों को कंबाइन कर लिया गया। तो पहले ये बताइए प्रोडक्ट इसका किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किसके बराबर होगा? g1 की पावर n1, हाँ या ना? भाई अगर इस ग्रुप की बात करूं तो इसका ग्रुप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? g1 की पावर n1। इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? g2 की पावर n2। टोटल प्रोडक्ट ये हो गया, हाँ या ना? कि होल पावर क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1/, में हाँ या ना? तो 1/n1 + n2। रटने वाली बात तो नहीं है, कोई भी नहीं आया समझ में? पक्की बात है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। इसे कहते हैं कंबाइंड और ग्रुप्ड और पूल्ड ज्योमेट्रिक मीन। देखो मीन, अर्थमेटिक मीन भी पूल्ड किया जा सकता है, ग्रुप किया जा सकता है, कंबाइंड किया जा सकता है।
ज्योमेट्रिक मीन भी पूल्ड किया जा सकता है, ग्रुप किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है, और हार्मोनिक मीन भी पूल्ड किया जा सकता है, ग्रुप किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन मीडियन और मॉड कंबाइन नहीं किए जा सकते। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा, अब ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज परसेंटेज और एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का यूज ही किया जाता है एवरेज परसेंटेज और एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ट एवरेज टू फाइंड इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इज अ टाइप ऑफ परसेंटेज। इंडेक्स नंबर इज अ टाइप ऑफ परसेंटेज। इंडेक्स नंबर इज अ नंबर by which we will define the relative changes from time to time and from place to place, ठीक है ना। तो इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट एवरेज कौन है? ज्योमेट्रिक मीन है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? और जनरली हम किसका यूज करते हैं? अर्थमेटिक मीन का। ये क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है, हर साल आएगा, हर साल आता ही आता है। इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन में बेस्ट एवरेज कौन है? ज्योमेट्रिक मीन। और जनरली किसका यूज करते हैं? अर्थमेटिक मीन का। क्लियर हो गई बात? अब एवरेज परसेंटेज कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? मान लीजिए ये है, इफ यू हैव टू फाइंड द एवरेज परसेंटेज ऑफ 3%, 2% एंड 7%। अगर ये -7% होता तब भी ऐसे ही करते हो, प्लस का है तब भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे। क्या? 1 प्लस जो भी परसेंटेज है 3/100, 1 प्लस 2/100, 1 प्लस 7/100। कितना आ गया ये आ गया 1.03, 1.02, 1.07। नहीं आया समझ में? अब आप क्या करेंगे? इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। निकाल सकते हैं नहीं? क्या होगा? इन तीनों का प्रोडक्ट की होल पावर 1/3। हाँ या ना? नहीं आया मालिक समझ? या फिर ऑप्शन में कर लीजिए, जिसकी पावर 3 इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगी वही आंसर होगा। नहीं आए बात समझ में? क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे होते, सारी कैलकुलेशन कर रहे होते, तो जो भी आंसर निकल के आएगा उसमें हम क्या करेंगे? -1, क्योंकि +1 तो हमने अपने पास से किया था ना। और फिर क्या करेंगे? यहां डिवाइड बाय 100 करा था तो क्या करेंगे? इनटू 100। देखिए फिर वही वाली बात आ गई, ओरिजिन और स्केल का फर्क पड़ेगा। जो चीज आपने प्लस माइनस करी है वो बाद में आपको उसका एडजस्टमेंट करके दिखाना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? पक्की बात है ना। तो चाहे इसमें सारे ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैसे भी हो, हमेशा सबसे पहले 1 प्लस जो भी परसेंटेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर हो गई बात? नहीं आया समझ में? पक्की बात है ना। अब ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था? दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की पावर 1/n। हाँ या ना? प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की पावर 1/n। हाँ या ना? अगर हम लॉग ले बोथ साइड, तो लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये पावर आगे आ जाएगी 1/n, और क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हाँ या ना? लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, जो चीज प्रोडक्ट में होती है उसे किसमें लिखते हैं? ऐड में। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 1/n ऑफ लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 अप टू सो ऑन टू लॉग ऑफ xn तक। हाँ या ना? तो डेफिनेशन क्या बनी? लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज द, ये क्या हुआ? अर्थमेटिक मीन। क्यों? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं आई बात समझ? भाई ये सम है, डिवाइड बाय क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो क्या बोलेंगे इसे? अर्थमेटिक मीन। तो लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लॉग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गई बात? नहीं आया समझ में? अब अगर z इक्वल्स टू ए बी है, माने एक ए दे रखा है एक बी दे रखा है, 2 3 4 5 3 2 मान लो ये दे रखा है, और z इक्वल्स टू क्या है? a इंटू बी है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ b होगा। ऐसी z इक्वल्स टू a अपॉन b है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ b। लेकिन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करेगा। माने अगर z इक्वल्स टू a प्लस b होता तो ये फॉलो नहीं करता। अगर ये z इक्वल्स टू a माइनस b होता तब भी ये फॉलो नहीं करता। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन बेस द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पे है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? ज्योमेट्रिक मीन का दाह संस्कार हो गया। धन्यवाद।